नमस्कार साथियों, नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः है आपका हार्दिक स्वागत है। जो अपनी क्लासें चल रही हैं राजस्थान के भूगोल की, उसमें अपनी आज जो क्लास है वो जिस टॉपिक से अपनी क्लास चल रही है उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। जैसे आप देख पा रहे हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश ये अपना टॉपिक है। और ये मैंने आपको बता दिया कि ये निःशुल्क बैच जो हमने शुरू किया है उससे या उसी की सीरीज की ये क्लास है अपनी। और टोटल इसमें अब तक के 6 क्लासें हो गई, आज अपनी ये 7वीं क्लास है, जिसमें भौतिक प्रदेश की तीसरी क्लास है, क्योंकि भौतिक प्रदेश की टोटल है 2 क्लासें पहले हो चुकी हैं। और पीछे वाले दोनों क्लासों के अंदर एक तो हमने पहले वर्गीकरण के बारे में, पूरे मानचित्र के बारे में, सबको एक समराइज के रूप में हमने देखा था, सभी भौतिक प्रदेशों को। प्रोफेसर वीसी मिश्रा का जो वर्गीकरण है उसको देखा था। और उसके बाद उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो एक बड़ा भाग है इसका, उसके बारे में हमने जिक्र किया था। आज अपने इसके बाद और आगे एक नए भौतिक प्रदेश के बारे में जिक्र करेंगे। तो दूसरा जो भौतिक प्रदेश है जिसका नाम है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश ये अपना दूसरा भौतिक प्रदेश है। आज अपने इसके बारे में जितना पढ़ा जाएगा उतना हम पढ़ेंगे। मध्यवर्ती का मतलब है कि राजस्थान के मध्य में है ये, और एक पर्वतीय भाग है, इसका नाम अरावली है, तो मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश हो गया ये आपका मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है। इसके बारे में अपना कुछ पॉइंट है वो यहाँ पे एक बार तथ्यात्मक रूप से लिख रहे हैं, उसके बाद में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक तो ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है ये। इस लाइन पे फोकस करना, यहां से बार बार प्रश्न आता है ये पर्वतमाला किस प्रकार की है, वलित है, फोल्डेड है, और ये पुरानी है ये। जैसे हिमालय है वो अपने नवीनतम पर्वतमालाओं में शामिल है, लेकिन अरावली पर्वतमाला है ये एक प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। उसके बाद में एक पॉइंट ये याद रखना आप कि प्राचीनतम है ये, लेकिन आज की स्थिति में ये एक अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में है। अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में, अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में। मतलब अवशिष्ट का मतलब क्या है, बचा हुआ। तो आज की स्थिति में जैसे नवीनतम होती हैं वो बनती रहती हैं वो, और एक स्थिति ऐसी आती है कि उसका पूर्ण रूप से निर्माण हो जाता है और उसके बाद उसमें अपर्दन के माध्यम से और वो धीरे धीरे घिसनी शुरू हो जाती है, और उसके बाद वो एक अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में बसती है। तो ये 2 पॉइंट याद रखने हैं कि एक तो ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है, और एक ये अपनी अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में है। और अमेरिका का एक पर्वत है जिसका नाम है अपलेशियन पर्वत, इसकी जो तुलना है उससे की जाती है। इसकी तुलना इसकी तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। अपलेशियन पर्वत से की जाती है। अपलेशियन पर्वत से की जाती है, ये थोड़ा याद रखना, ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। तो ये 3 पॉइंट हो गए फैक्चुअल, इनको आपको याद रखना है। एक हमने बात किया था कि ये किसका अवशेष है, ये हमने पीछे पढ़ा था कि ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है ये, और इसके बारे में हमने जिक्र पीछे किया था जब हमने
एक सिद्धांत का जिक्र किया था, वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, उसमें आपको मैंने बताया था कि अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये दोनों अपने गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो इसमें भी आप थोड़ा सा फोकस करना। वहां पर हमने सारी बात कर ली है इस सिद्धांत की, गोंडवाना लैंड के बारे में, टेथी सागर के बारे में, अंगारा लैंड या फिर लोरेंसिया के बारे में, इन सब के बारे में हमने जिक्र किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वैसे भी सारणी के रूप में हमने इसको डिस्कस कर लिया है। बात यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद एक बार थोड़ा सा अपन इसको पहले मानचित्र में देखते हैं। ये मानचित्र देखिए आप, और यहाँ पे जो आप ये पर्वतमाला देख रहे हो, हमने कल जो भाग देखा था वो अपन ने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का देखा था, और ये जो इधर है इस लाइन के इस साइड में है, इस साइड में ये पूरा का पूरा आपका क्या है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। और इधर ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन आपको दिख रही है, ये जो भाग है, ये इसके बीच वाला भाग है, ये आपका अरावली पर्वतमाला है, या अरावली पर्वतीय प्रदेश है। ये इसका राजस्थान में विस्तार है। ये पूरे यदि भारत में इसकी बात करें अरावली पर्वतमाला की, तो देखो अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, एक लाइन में पहले यहां लिख लेता हूं कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार, अरावली पर्वतमाला का विस्तार आपको पूछ ले तो इसका विस्तार देखो कुछ गुजरात में भी है, उसके बाद मैक्सिमम है वो अपने राजस्थान में है, और ये मैक्सिमम है, ये सर्वाधिक है, ये पूरे का 80% अपने राजस्थान में ही है। उसके बाद में हरियाणा में है, फिर ये दिल्ली में भी इसका विस्तार है, रायसीना की पहाड़ी तक इसका विस्तार यहां से यहां तक है। इसका विस्तार जैसे यदि उसको मानचित्र में अपन ड्रॉ करें तो यहां नीचे है पालनपुर, पालनपुर गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर यहां से लेकर और इसका विस्तार, ये मानो कि इसका लास्ट बिंदु है, ये है रायसीना की पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ी। और ये पहाड़ी कहाँ है, ये आपकी दिल्ली के अंदर है, और इसी पहाड़ी पे क्या बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो यहां पालनपुर से लेकर और इसका विस्तार है वो इसे रायसीन की पहाड़ी तक है। यहां उसके बाद इसका विस्तार राजस्थान में मान लीजिए कि यहां से शुरू हो रहा है, और आगे राजस्थान में इसका विस्तार मान लीजिए कि यहां तक है। और ये जो स्थान है जहां से राजस्थान में इसका विस्तार शुरू होता है, इसका नाम है खेड़ा बर्मा, माउंट आबू के पास में ही है ये। और जिला कौन सा हो गया, तो सिरोही हो गया। यानी राजस्थान में इसका विस्तार यहां से शुरू होता है, और राजस्थान में इसका विस्तार यहां तक है, और ये बिंदु है अपना खेतड़ी सिंघाना, खेतड़ी। और जिला कौन सा है, झुंझुनू, झुंझुनू। तो इस तरह से ये फैला हुआ है, और यहां से यहां तक आप पहुंचोगे तो यहां तक, यहां से लेकर और यहां तक इसकी जो लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। ये 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और यहां से लेकर यहां तक यानी राजस्थान में इसकी लंबाई है वो आपकी 550 किलोमीटर है, 550 किलोमीटर है, जो कि कुल लंबाई का 80% है। वापिस सुनो, इसका विस्तार गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में है। पालनपुर से इसका पॉइंट शुरू होता है और आगे ये रायसीना की पहाड़ी तक है। यहां पालनपुर से लेकर रायसीन की पहाड़ी तक इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में इसका विस्तार खेड़ा बर्मा से या माउंट आबू है, सिरोही जिला है, यहां से लेकर खेतड़ी सिंघाना तक है। ये इधर वाला पॉइंट है, ये आपके सिरोही जिले में है, इधर वाला पॉइंट है ये झुंझुनू जिले में है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। और इसका जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है
इसका जो विस्तार है वो किस रूप में है? यदि आप इसकी दिशा देखोगे तो इसकी दिशा देखोगे तो यदि इसको डिवाइड करते हो आप, यदि आप इसको डिवाइड करते हो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, तो ये दिशा कौन सी हो गई इधर? ये आपकी हो गई दक्षिण पश्चिम। यानी इसका विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। किधर है? उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, ये विस्तार है इसका। तो देखो इसको यदि थोड़ा सा अपन पॉइंटों में लिखें तो और अच्छा रहेगा। जैसे हमने देख लिया कि इसका विस्तार है वो किन किन राज्यों में है। अब बात करते हैं कि ये शुरू से कहाँ होता है, कहाँ से लेकर कहाँ तक है ये? तो पालनपुर, और पालनपुर कहाँ पड़ता है? गुजरात। पालनपुर से लगा के कहाँ तक है? अपने रायसीना की पहाड़ी तक। कहाँ तक है? रायसीना की पहाड़ी तक। और रायसीना की पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये आपके दिल्ली के अंदर है। कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। और इसी रायसीना की पहाड़ी पे क्या बना हुआ है? तो मैंने बताया आपको कि यहाँ पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। और ये जो कुल लंबाई है, ये अरावली की कुल लंबाई हो गई है, मतलब पालनपुर से लेकर। यदि आपको अरावली की कुल लंबाई पूछ ले, कुल लंबाई पूछ ले, तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब होगा 692 किलोमीटर। कितना है? 692 किलोमीटर। फिर बात अपन करते हैं किसमें? राजस्थान में। यदि राजस्थान में बात करें कि राजस्थान में इसकी स्थिति क्या है, तो राजस्थान में इसकी स्थिति क्या है? तो राजस्थान में जो इसका विस्तार है वो कहां से कहां तक है? खेड़ बर्मा, है ना? खेड़ बर्मा, खेड़ बर्मा, हाँ। माउंट आबू, हो सकता है कि माउंट आबू भी आपके ऑप्शन में आ जाए। माउंट आबू है ये किस जिले में? तो ये आपके सिरोही जिले के अंदर है। यहां से लगा के कहां तक है ये? खेतड़ी तक है, खेतड़ी तक है। और खेतड़ी कहाँ है भाई? झुंझुनू में है, झुंझुनू में है। तो ये इसका विस्तार हो गया। और राजस्थान में यदि इसकी अपन लंबाई देखें कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, तो वो आपकी है 550 किलोमीटर। और ये जो लंबाई है, ये कुल लंबाई का कितना है? कुल लंबाई का यदि आपको पूछ ले तो कुल लंबाई का ये 80% है। कुल लंबाई का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? तो 80%। लगभग 80% अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान में। इसका मतलब मुख्य रूप से विस्तार अपने राजस्थान के अंदर है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब राजस्थान के अंदर ही बात कर लेते हैं एक बार कि राजस्थान में जो इसका विस्तार है वो किधर से किधर है? तो दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्या है? ये एक विकिरण के रूप में है। ये अपने मैथ में पढ़ा होगा आपने, विकिरण पढ़ा होगा। इस तरह से होता है ना, जैसे ये कोई मान लीजिए कि आकृति है, मान लीजिए ये आयती है, तो इसका विकिरण इस तरह से होता है। ये तो ऐसे ही तो है। ये राजस्थान है, मान लीजिए यहाँ पे राजस्थान है ये, और राजस्थान में ऐसे ही तो फैली हुई है विकिरण के रूप में ये। तो ये एक विकिरण के रूप में इधर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये फैली हुई है। वापिस मैं इसका जिक्र कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अरावली पर्वतमाला को हमने यहाँ से शुरू किया था। अरावली पर्वतमाला में 4 पॉइंट तो हमने ये देखे थे, क्या? कि ये एक प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है, और अभी ये अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में विद्यमान है। इसकी तुलना अमेरिका के प्लेशियन पर्वत से की जाती है। और ये किसका अवशेष है? तो ये आपके गोंडवाना लैंड का अवशेष है। उसके बाद में ये अपन ने इसका क्या देखा? मानचित्र देखा, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए, ये थोड़ा सा इसको डायग्राम के रूप में मैंने आपको बताया कि ये पालनपुर गुजरात से शुरू होकर रायसीना की पहाड़ी तक है। इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली यहाँ तक है। और ये जो कुल लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी 692 किलोमीटर है। जबकि राजस्थान में इसका विस्तार खेड़ बर्मा, माउंट आबू, सिरोही से लेकर खेतड़ी, खेतड़ी झुंझुनू तक है। ये लंबाई 550 किलोमीटर है, जो कि कुल लंबाई का 80% है। ये बातें हमने, यही बातें हमने क्या कर ली? इसको पॉइंटों के रूप में चर्चा कर ली। अब उसके बाद देखिए, फिर अपन करते हैं राजस्थान में विस्तार की बात कि राजस्थान में विस्तार किन जिलों में है ना। राजस्थान में हमने विस्तार की बात की, तो राजस्थान में इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार मुख्य रूप से यदि ऐसे पूछ ले, है ना, क्योंकि प्रश्न ज्यादा अपने यही से आता है। मुख्य रूप से जो इसका विस्तार है वो आपके है 10 जिलों में। वर्तमान में ये 10 जिलों में है। कितने जिलों में है? 10 जिलों में। अब ये जिले कौन से हैं? ये नीचे से शुरू करो आप, है ना। सिरोही, है ना, सिरोही के पास में ही उदयपुर,
उदयपुर, उदयपुर से ऊपर जाओगे तो राजसमंद हो गया, राजसमंद हो गया। फिर देखो पूर्वी ब्यावर, पूर्वी ब्यावर, क्योंकि पश्चिमी ब्यावर में तो क्या है, तो मरुस्थल है, ये कल हमने बात की थी, ये पूर्वी ब्यावर है। उसके बाद में ये क्या है, अजमेर, अजमेर, अजमेर से आगे जाओगे तो जयपुर, जयपुर से आगे जाओगे तो दौसा, दौसा के बाद में अलवर से और जयपुर से एक नया जिला बना जिसका नाम है कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। और उसके बाद में है खैरतले तिजारा, खैरतले तिजारा। और उसके बाद में एक हो गया आपका अलवर। तो इस तरह से इसका विस्तार है। तो देखो इधर है ना, सिरोही 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 जिले हैं जहां इसका मुख्य रूप से विस्तार है, ठीक है ना। अन्य जो जिले हैं यानी जहां इसका विस्तार है, और भी हैं कुछ जिले, लेकिन विस्तार मुख्य रूप से नहीं है, वहां पे कुछ है। जैसे आप उदयपुर से ही पास में जाओगे तो सलुम्बर हो गया, है ना, सलुम्बर हो गया। उसके बाद में डूंगरपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया। उसके बाद में बांसवाड़ा हो गया, पास में ही बांसवाड़ा हो गया। फिर चित्तौड़गढ़ का कुछ पार्ट है, वहां पर भी थोड़ा बहुत इसका हिस्सा है। फिर बाद में चित्तौड़गढ़, है ना, फिर आपके भीलवाड़ा हो गया, है ना, भीलवाड़ा हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर भी कुछ विस्तार है ना। तो सलुम्बर 1, डूंगरपुर 2, बांसवाड़ा 3, चित्तौड़गढ़ 4, भीलवाड़ा 5। और फिर उसके बाद में ऊपर झुंझुनू और सीकर में भी इसका कुछ विस्तार है, झुंझुनू और सीकर। तो यानी 7 जिले ये हो गए। तो टोटल इसका जो विस्तार है ना, कुल मुख्य विस्तार है वो आपके इन 17 जिलों में है। कितने जिलों में है, 17 जिलों के अंदर है। बात मेरी शायद आपके समझ में आ गई होगी। क्लियर यहां तक, ये इसका विस्तार है, ठीक है ना। इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। एक चीज आपको और बताता हूं, ये भी प्रश्न अपने पूछा हुआ है, ठीक है ना। वो क्या है कि इसका हमने विस्तार देखा, अभी इसका हमने विस्तार अभी देखा, तो हमने क्या पढ़ा कि इसका विस्तार क्या है, वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यही तो पढ़ा है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, यही पढ़ा है ना अपन ने, उत्तर पूर्व की ओर है। इसमें एक बात याद रखना, कि एक बात क्या याद रखोगे इसके अंदर, वो याद रखना कि दक्षिण पश्चिम की ओर तो क्या है, इसे अरावली पर्वतमाला की, अरावली पर्वतमाला की क्या है, अरावली पर्वतमाला की क्या है, चौड़ाई भी ज्यादा है, चौड़ाई भी अधिक है, चौड़ाई भी अधिक है, और ऊंचाई भी अधिक है, ऊंचाई भी ज्यादा है, ठीक है ना। लेकिन आप जैसे जैसे दक्षिण पश्चिम से आगे उत्तर पूर्व की ओर जाओगे, उत्तर पूर्व की ओर जाओगे, तो क्या होगा, इसकी चौड़ाई भी कम होती जाएगी और इसकी ऊंचाई भी कम होती जाएगी। और ये स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न पूछा हुआ है, ये थोड़ा सा आप याद रखना। क्लियर मेरी बात। तो ये इसका विस्तार है ना, राजस्थान के जिलों के अंदर। अब देखो ये लाइन है, इसको मैं लाइन के रूप में लिखता हूं एक बार, क्या कि इसमें क्या लिखोगे आप, इसमें ये लिखोगे कि अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला की दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों अधिक है, दोनों अधिक है। चौड़ाई भी ज्यादा है और ऊंचाई भी ज्यादा है, दोनों अधिक है। लेकिन लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हैं, उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हैं, तो क्या होता है, जैसे जैसे हम उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे क्या होगा, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों कम होती जाएंगी। ये स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न पूछा हुआ है, चौड़ाई व ऊंचाई, ऊंचाई दोनों कम होती जाएंगी, दोनों कम होती जाएंगी। ये बात थोड़ी सी आप याद रख लेना, ये प्रश्न पूछा हुआ है। मतलब तभी तो पढ़ते ना अपन, राजस्थान की जो भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो सारी की सारी किधर है आपके, वो सारी की सारी आपके दक्षिण पश्चिम की ओर हैं, सिरोही के अंदर, उदयपुर के अंदर है, यही मिलेंगी आपको बाद में आगे, क्योंकि ये और समझ में आ जाएगा जब आप इनकी चोटियां पढ़ोगे।
और उन चोटियों की हाइट आप जब पढ़ोगे तो आपके आराम से समझ में आ जाएगा कि इधर ज्यादा जो ऊंचाई है वो किस साइड है, ठीक है ना। तो ये आराम से आपके समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद देखो, फिर एक चीज, ये पॉइंट याद हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी के? उसके बाद में देखिए, फिर अपन बात करते हैं, जैसे हमने कल बात की थी कि जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है। पीछे वाली चीज एक बार थोड़ा साथ में रिवाइज करते चलना आप। हमने कल बात की थी किसकी? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, मरुस्थलीय प्रदेश की। और उसमें हमने ये देखा था कि पूरे राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका 61.11% क्षेत्रफल में क्या फैला हुआ है? ये आपके उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है। फिर हमने देखा था कि इसमें जनसंख्या, कि इसमें जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो इसमें पूरे राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। एक हमने ये देखा था, ये आंकड़ा देखा था कि नहीं देखा था? तो सेम वैसा का वैसा आंकड़ा आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? आप यहाँ लिखोगे कि अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का, राजस्थान के क्षेत्रफल का 9%, 9% तथा जनसंख्या का 10% हिस्सा है, 10% हिस्सा है। जैसे हमने यहाँ पढ़ा है कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसका जो क्षेत्रफल है वो पूरे राजस्थान का कितना है? 61.11%। तो वैसे ही इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 9% है। उसके बाद में हमने देखा कि जनसंख्या, यानी जो जनसंख्या है वो आपके 40% निवास करती है इस उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। तो इस अरावली में जनसंख्या राजस्थान की कितनी है? तो वो आपके 10% है। यह आंकड़े तुलनात्मक रूप से आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे वैसे वैसे यदि आप करते जाओगे तो आपको और ये याद होते जाएंगी ये बातें। ये यहाँ तक क्लियर हो गई? यहाँ तक कोई दिक्कत है? उसके बाद में देखो, फिर इसका विस्तार एक तरीके से और देखते हैं अपन। देखो, विस्तार से संबंधित प्रश्न हर तरीके से आता है भाई। एक तो हमने विस्तार ये देख लिया कि ये कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में है। और एक अपने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के अंदर भी इसका थोड़ा फैलाव है, क्योंकि उसका अंतिम पॉइंट ही दिल्ली के अंदर पड़ता है, इसलिए दिल्ली को भी अपन शामिल करते हैं कि भाई गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया और दिल्ली हो गया। फिर बाद में हमने इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देख लिए कि स्टार्टिंग पॉइंट इसका पालनपुर है और एंडिंग पॉइंट इसका क्या है? रायसीना की पहाड़ी है। फिर राजस्थान में इसका विस्तार हमने देख लिया कि माउंट आबू से लेकर आपके खेतड़ी तक है। और जिले यदि आप देखते हो तो सिरोही से लेकर कहाँ तक है? तो आपके झुंझुनू जिले तक है, ठीक है ना। फिर हमने राजस्थान में इसका विस्तार देख लिया कि किन किन जिलों में है। अब एक विस्तार का प्रश्न और बनता है अपने अलग तरीके से बनता है, और वो क्या बनता है? एक अलग जो प्रश्न बनता है अपना विस्तार का, वो अलग तरीके से क्या बनता है? वो बनता है अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से। यानी अक्षांशीय दृष्टि से इसका विस्तार क्या है, यानी किन किन अक्षांशों के बीच है। भाई अक्षांशीय विस्तार का मतलब तो ये हो गया ना कि कौन कौन से अक्षांशों के बीच है। और एक दूसरा जो प्रश्न बनता है वो अपना बनता है देशांतरीय विस्तार के रूप में, देशांतरीय विस्तार के रूप में। यानी इसका देशांतरीय विस्तार क्या है। एक आजकल प्रश्न ये पूछने लग गए ज्यादा, विस्तार में ये प्रश्न भी ज्यादा ही आ रहा है, इसलिए इनको भी याद कर लिया करो कि भाई इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है और इसका देशांतरीय विस्तार क्या है। देखो, इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक। ये इसका क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? याद है? कुछ नहीं है? बताओ, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? हैं? पीछे वाली चीजें रिवाइज करो आप। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? याद है कि नहीं है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। जबकि अरावली पर्वतमाला का जो अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है आपका? ये है आपका 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश।
उसके बाद क्या है, इसका देशांतरीय विस्तार पूछा जा सकता है। तो यदि इसका आपको देशांतरीय विस्तार किसका, हम बात किसकी कर रहे हैं, अरावली की कर रहे हैं, अरावली की कर रहे हैं। अरावली का जो देशांतरीय विस्तार है वो आपके 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर। क्योंकि ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि राजस्थान है वो पूरा का पूरा पूर्वी देशांतरों के या पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए वो पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित होगा। तो 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये इसका क्या है, देशांतरीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार अरावली पर्वतमाला का ये है, जबकि अक्षांशीय विस्तार है अरावली पर्वतमाला का ये है। ये दोनों चीजें भी आपको याद करनी है भाई। भाई वैसे तो मैंने बता दिया कि 3 राज्यों के अंदर फैला हुआ है और राजस्थान में फिर बाद में किन किन जिलों में फैला हुआ है, लेकिन इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पूछ ले आपको अरावली पर्वतमाला का, तो अक्षांशीय विस्तार तो 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश। भाई इसका लास्ट जो अंतिम बिंदु है राजस्थान में, वो 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश गुजरता है वहां से, ठीक है ना, उत्तर की ओर जो लास्ट, ठीक है। और दक्षिण में जहां इसका शुरुआती पॉइंट है, या दक्षिण से हम जाएंगे तो राजस्थान में जो पहला पॉइंट है वो आपके कहाँ स्टार्ट होगा, 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ठीक है ना, यहां से शुरू होगा ये। तो 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और इसका देशांतरीय विस्तार है वो आपके 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर, इनके बीच में है इसका देशांतरीय विस्तार। क्लियर यहां तक बात। अच्छा, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है, अगला प्रश्न मेरा आपसे यह है कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है पीछे वाली बातें कितनी याद है ना, याद करो ये। तो ये कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, इनके बीच स्थित है ये, ठीक है ना। ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है और ये आपके राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। तो ये इसका अक्षांशीय विस्तार, तो हर तरीके से हमने विस्तार देख लिया इसका अरावली का। कैसे भी अगला प्रश्न पूछ ले हम आराम से इसका जवाब दे पाएंगे। क्लियर, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहां तक क्लियर है। अब देखो, अब उसके बाद में क्या है, एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ये बार बार ये आता है कि अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला एक तो जल विभाजक के रूप में कार्य करती है, जल विभाजक के रूप में, और जलवायु विभाजक के रूप में, जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करती है। ये प्रश्न बार बार आया है, इसको थोड़ा सा याद रखना भाई कि अरावली पर्वतमाला है वो जल विभाजक और जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करती है। जल विभाजक के रूप में कार्य कैसे करती है कि जैसे मान लो कि ये आपकी अरावली पर्वतमाला है, ये अरावली पर्वतमाला है, तो इस अरावली पर्वतमाला की ये दिशा है ओवरऑल सीधी सीधी दिशा देखें तो ये पूर्व है, और ये इधर वाली दिशा है ये आपकी क्या है, इसके पश्चिम है, पश्चिम है, पश्चिम है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। तो पूर्व की ओर जितनी भी नदियां हैं, जैसे मान लो कि भाई यहाँ से चंबल नदी जा रही है आपके आगे, हालांकि आगे पढ़ेंगे, ये चंबल नदी है, इस चंबल नदी के इस यहाँ से बनास नदी हो गई, उसके बाद में इसकी सहायक नदियों के अंदर अपने बेड़च नदी हो गई, खारी हो गई, कोठारी हो गई, जो भी हैं, और भी इसकी सहायक नदियां जैसे मोरेल हो गई, जो भी है। तो ये नदियां क्या करेंगी, अपना लास्ट में जो पानी है वो ले जाके कहाँ डालेंगी, वो ले जाके डालेंगी बंगाल की खाड़ी में। कहाँ डालेंगी, बंगाल की खाड़ी में डालेंगी लास्ट में वो, ठीक है ना, लास्ट में। और नदियां पढ़ेंगे तब और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। और इधर की जो नदियां जैसे मान लो कि लूणी नदी है, उसके बाद ये माही नदी बह जाती है, पश्चिमी बनास है, साबरमती है, ये अपना पानी लास्ट में कहाँ डालती हैं, तो ये अपना पानी लास्ट में डालती हैं अरब सागर में। कहाँ डालती हैं, अरब सागर में डालती है। तो यहाँ इसका कहने का मतलब ये कि अरावली पर्वतमाला के पूर्व की तरफ जितनी भी नदियां हैं वो अपना पानी ले जा रही है बंगाल की खाड़ी में, और इधर पश्चिम की ओर जितनी भी नदियां हैं वो अपना पानी ले जा रही है कहाँ पे लास्ट में, तो वो आपके अरब सागर में ले जा रही हैं। इसलिए जल का विभाजन इसने कर दिया कि नहीं कर दिया भाई, इसके इस साइड का पानी इधर चला गया और इस साइड का पानी इधर चला गया। तो इसलिए ये क्या करती है, ये अरावली पर्वतमाला जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। और इधर की जलवायु में भी अंतर है,
ठीक है ना, वो अपन जलवायु वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। ये एक बड़ा समझाने वाला फैक्ट है, इसलिए अपन इतना यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि ये वैसे भी उस टॉपिक में दोबारा भी ये चीज आएगी वहां पे। ठीक है ना, तो जलवायु विभाजक के रूप में भी ये कार्य, जल और जलवायु दोनों याद रखना। ये मत सोच लेना कि कभी मिस प्रिंट हो गया होगा जल जलवायु, ये मिल गया शब्द वो एक अलग बात है, जल जलवायु में भी जल है, लेकिन प्रश्न हर तरीके से पूछा जाता है। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान में जल विभाजक के रूप में और जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करती है। बात समझ में आ गई? भैया आप जानते होंगे शायद मेरे हिसाब से, जैसे इधर आप जब भारत के मानचित्र को आप देखते हो, ये मान लीजिए कि भारत का मानचित्र है, और इसके अंदर क्या होता है कि इस साइड आपके, इधर आपके क्या है, इधर आपके क्या है, यहाँ पे आपके है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, और इधर क्या है, तो इधर आपके अरब सागर है, अरब सागर है ना। तो जो नदियां, कुछ नदियां जो आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, उसका पानी अंतिम रूप से, कुछ नदियां हैं जिनका पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है, और कुछ नदियां हैं जिनका पानी कहाँ जाता है, अरब सागर में जाता है। तो यहाँ अरावली पर्वतमाला है, इसके पूर्व की जितनी भी नदियां, उनका पानी लास्ट में, हालांकि सीधा नहीं जा रहा होगा, सीधी कोई राजस्थान की ऐसी नदी नहीं है जो सीधा अपना पानी ले जाके बंगाल की खाड़ी में डालती हो। लेकिन जैसे अपने ये चंबल नदी है, वो यमुना में, और फिर यमुना नदी का पानी अपने गंगा नदी, फिर गंगा नदी के माध्यम से वो बंगाल की खाड़ी में जाता है। ठीक है ना, अरब सागर में हालांकि लूनी नदी, ये जो भी चारों नदियां हैं वो अपना सीधा पानी डालती हैं वो ले जाके। ठीक है ना, इसलिए ये जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, क्लियर बात। अब अपन क्या पढ़ते हैं इसको आगे, इसको आगे अपन पढ़ेंगे टुकड़ों के रूप में, यानी इसका विभाजन करेंगे अपन, है ना। तो अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में विभाजित करेंगे अपन। ठीक है ना, अरावली पर्वतमाला को कितने भागों में, अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में विभाजित करेंगे, है ना, 3 भागों में विभाजित किया गया है। और ऐसे करके पढ़ोगे तो वैसे भी याद हो जाएगा, विभाजित किया गया है। और वो 3 कौन से हो गए, एक आपके नीचे नीचे, या तो आप इसको दक्षिणी अरावली बोल दो, है ना, दक्षिणी अरावली भी बोल सकते हो इसको आप, और इसको आप दक्षिणी पश्चिमी अरावली भी बोल सकते हो। मैं अभी बता दूंगा कैसे बोल सकते हैं। ठीक है ना, दक्षिणी अरावली या दक्षिणी पश्चिमी अरावली। उसके बाद में दूसरा भाग है वो बीच में है, तो इसका मतलब वो हो गया आपका मध्य अरावली। क्या हो गया, मध्य अरावली। और उसके बाद में एक उत्तर की साइड हो गया, तो आप इसको उत्तरी अरावली भी बोल सकते हो, और इसकी एग्जैक्ट दिशा है वो उत्तर पूर्व है, इसलिए आप इसको उत्तर पूर्व अरावली भी बोल सकते हो। कैसे भी डिवाइड कर सकते हो। अब देखो इसको आप, थोड़ी देर पहले हमने नक्शे के अंदर भरा है, सेम वैसे ही भाई ये इस तरह से। राजस्थान में बात करें ना अपन, तो राजस्थान में मान लीजिए इसका विस्तार इस तरह से है, राजस्थान में इसका विस्तार ऐसे है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है। ठीक है ना, तो यहाँ जो बिंदु है, जैसे ये जो बिंदु है, ये मान लीजिए कि क्या है आपका, खेड़ बर्मा है या माउंट आबू है। ठीक है ना, ये बिंदु जो भी है इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बिंदु ये है आपका, मान लीजिए कि खेड़ बर्मा। क्या है, खेड़ बर्मा। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो माउंट आबू, क्योंकि इसके पास में ही है ये माउंट आबू, है ना। और इसका जिला कौन सा हो गया, तो इसका जिला हो गया सिरोही, सिरोही। तो राजस्थान में इसका विस्तार यहां से शुरू होता है, और इसका जो लास्ट बिंदु है, वो लास्ट बिंदु क्या है, वो आपका है खेतड़ी। क्या है, खेतड़ी। और खेतड़ी किस जिले में है, तो ये आपके झुंझुनू जिले में। किस जिले में, झुंझुनू। अब इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। 3 भागों में कैसे डिवाइड किया, एक ये हो गया और एक यहां से हो गया ये। ठीक है ना, अब ये देखो, या तो इसको दक्षिणी बोल दो सीधा का सीधा, या फिर आप इसको, मतलब इसको आप दक्षिणी अरावली भी बोल सकते हो, या फिर इसको आप दक्षिणी पश्चिमी अरावली भी बोल सकते हो। दक्षिणी पश्चिमी, क्योंकि दिशा देखो इसकी क्या है, ये दक्षिण है ये पश्चिम है, तो इसके बीच में है ना दक्षिण पश्चिम, ये बीच में है, इसका मतलब ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई मध्य अरावली। ये क्या हो गई, ये हो गई मध्य अरावली। और ये क्या है आपकी, ये है उत्तरी अरावली, क्योंकि ये उत्तर की साइड है ना, तो ये हो गई उत्तरी अरावली। या इसको आप बोल सकते हो उत्तर पूर्व अरावली। क्या बोल सकते हो, उत्तर पूर्व अरावली। इस तरह से इसको 3 भागों में डिवाइड किया। अब इसके पॉइंट देखोगे कि भाई पॉइंट बताओ कौन से है ना। जैसे यहाँ तो चलो ये माउंट आबू से शुरू हो गया, लेकिन यहाँ, तो यहाँ जिस बिंदु तक इसका मापन किया गया है, वो बिंदु है आपका देवगढ़। क्या, देवगढ़। और देवगढ़ पड़ता है राजसमंद में, देवगढ़ पड़ता है राजसमंद में। और यहाँ अपने है इसका पॉइंट, वो है सांबर। क्या, सांबर झील, सांबर झील, है ना, जयपुर।
वैसे इसका मुख्य विस्तार जयपुर में है, लेकिन ये जयपुर है, डीडवाना, कुचामन, अजमेर इनकी बाउंड्री पर स्थित है ये। तो ऐसे करके इनको, इस अरावली को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। अब मान लो आपको पूछ लिया जाए कि दक्षिणी अरावली या फिर आपके ये दक्षिणी पश्चिमी अरावली है, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो खेड़ बर्मा से लेकर देवगढ़ तक। कहां से क्या है, खेड़ बर्मा से, खेड़ बर्मा से देवगढ़ तक, देवगढ़ तक। देवगढ़ कहाँ है, तो वो राजसमंद में है, जैसे हमने अभी लिखा है यहाँ पर। और फिर बाद में ये देवगढ़ तक इसका विस्तार हो गया, फिर देवगढ़ से मध्य अरावली का विस्तार शुरू हो गया। तो ये आपके कहां से हो गया, तो ये आपके देवगढ़ से सांबर झील तक हो गया। कहां तक हो गया, सांबर झील तक हो गया। और उसके बाद में सांबर झील तक इसका विस्तार है मध्य अरावली का, तो फिर बाद में उत्तरी अरावली का शुरू हो जाएगा। तो ये कहां से कहां तक है, तो ये आपके सांबर झील से लेकर, सांबर झील से खेतड़ी तक हो गया। और खेतड़ी मैंने बार बार बता दिया कहाँ है, ये झुंझुनू में, खेतड़ी तक हो गया। तो ऐसे इसको आप 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ोगे, प्रश्न भी ऐसे पूछते हैं बिल्कुल, है ना। डायरेक्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी है जिसका संबंध दक्षिण अरावली से नहीं है ना। दर्रों का प्रश्न तो कई बार पूछा गया है कि किस दर्रे का संबंध है वो अपने दक्षिण अरावली से नहीं है या मध्य अरावली से नहीं है, क्योंकि उत्तरी अरावली में दर्रे हैं नहीं। क्योंकि उत्तरी अरावली में जैसे जैसे जाओगे तो वैसे वैसे इसकी हाइट, मैंने बताया आपको क्या है, नीचे होने लग गई। वो चलो अपन दर्रे जब शुरू करेंगे तब जिक्र करेंगे, क्योंकि उस टाइम आपको बताएंगे कि दर्रे होते क्या है, वो भी तो बताना है ना। ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक बात, वापिस सुनो। इसको हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 3 भागों में डिवाइड कर दिया। क्या, दक्षिणी अरावली, या फिर इसको आप बोल सकते हो दक्षिण पश्चिमी अरावली, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम की ओर है। उसके बाद में मध्य अरावली, ये बीच के अंदर हो गया। उसके बाद में उत्तरी अरावली या उत्तर पूर्वी अरावली, ये उत्तर पूर्व। इसका विस्तार देखो तो यहाँ खेड़ बर्मा से लेकर देवगढ़, देवगढ़ से सांबर झील, सांबर झील से खेतड़ी तक। बाहर इसके पीछे गुजरात में या ऊपर हरियाणा दिल्ली में है, उससे अब अपने को कोई लेना देना नहीं है। एक बार अपने उसका जिक्र कर लिया कि पालनपुर से लेकर ये रायसेन की पहाड़ी तक है, इसमें गुजरात भी है और इसके अंदर हरियाणा और थोड़ा बहुत है दिल्ली का हिस्सा भी है। जो क्योंकि 80% है ना यहाँ, तो बाकी का 20% बच गया, वो आपके गुजरात हरियाणा इनके अंदर ही शामिल है ना। अपने तो यहाँ 80% है। क्लियर यहाँ तक बात। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ इन एक एक अरावली का जिक्र करेंगे। जैसे सबसे पहले अपन ले लेते हैं क्या, सबसे पहले अपन ले लेते हैं क्या, दक्षिणी अरावली। और दक्षिणी अरावली का दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया, आप इसी को बोल सकते हो दक्षिणी पश्चिमी अरावली, क्योंकि एग्जैक्ट जो दिशा है वो तो उसकी दक्षिण पश्चिमी है ना। ठीक है ना। और दक्षिण अरावली भी कई बार प्रश्न में आता है, क्योंकि वैसे और सिर्फ उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम की जिक्र करें तो फिर ये दक्षिणी अरावली है। एक बात तो मैंने आपको बता दी कि ये है कहां से कहां तक है, तो ये आपके खेड़ बर्मा से, खेड़ बर्मा से, खेड़ बर्मा से देवगढ़ तक। कहां तक है, देवगढ़ तक, देवगढ़ तक, यहां तक है ये। और देवगढ़ कहां है, तो राजसमंद में है, राजसमंद में। ठीक है ना। यहां से यहां तक इसका विस्तार है, किसका, दक्षिण अरावली का। अब मान लो जिले पूछ ले आपको, जिले कि वो जिले बताओ जहां इसका विस्तार है, तो मुख्य इसका जो विस्तार है ना वो आपके सिरोही हो गया, सिरोही हो गया, उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया। ये तो क्या है, इसका मुख्य विस्तार है। और इसका और भी जो मतलब अन्य जिले हैं जहां इनका विस्तार है, तो उसमें आपके सलूम्बर भी शामिल है, डूंगरपुर भी शामिल है, बांसवाड़ा भी शामिल है, चित्तौड़गढ़ भी शामिल है। तो ये इस जिले हो गए जहां और विस्तार है इसका। क्लियर यहां तक बात। अब देखो सबसे ज्यादा जो प्रश्न यहां से पूछा जाता है वो पूछा जाता है इनकी पर्वत चोटियों से। तो अब आगे अपन बात करेंगे इसकी पर्वत चोटियां, कि इसकी पर्वत चोटियां कौन कौन सी है, पर्वत चोटियां कौन कौन सी है, इसका हमें आगे जिक्र करना है। ठीक है ना। तो पर्वत चोटियों को भी प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि हाँ हो सकता है कि कई बार डायरेक्टली किसी छोटी एग्जाम में या थोड़ा सा लेवल के हिसाब से देखते हुए यदि एग्जाम कम ग्रेड की है तो प्रश्न ऊपर से ही पूछ सकते हैं। लेकिन बार बार जो प्रश्न पूछा गया है एग्जामों में वो एक नीचे गहराई तक प्रश्न पूछा गया है। तो इनकी चोटियों की अपन बात करें तो चोटियों के अंदर मैं एक थोड़ा सा एक ट्रिक लिख देता हूँ, वो ट्रिक थोड़ा सा पढ़ लेना ताकि आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो इधर जो मैं ट्रिक लिख रहा हूँ उसको आप एक बार देख लीजिए, है ना। गुरु से
दिल लगाकर जरा आशा को धोने मत दो, धोने मत दो। जय जय रिक्शा लाल नाग। ये है, इसमें सारी चोटियां आ गई। कैसे? पहले एक बार चोटियों को अपन देख लेते हैं, फिर अपन थोड़ा सा क्या है एक एक के बारे में जिक्र करेंगे। जैसे गुरु से, ये क्रम है इसका, ये क्रम से है ये, ठीक है ना, ये क्रम है ऐसे, ये ऊपर से नीचे। गुरु से क्या हो जाएगा? तो गुरु शिखर, गुरु शिखर। शेख से क्या हो जाएगा? तो शेर। दिल से देलवाड़ा, देलवाड़ा। ये छोड़ दो। जरा से जरगा। यहां से आशा से दो पढ़नी है। पहले आपको पढ़नी है अचलगढ़, अचलगढ़, और उसके बाद में है आबू, आबू पर्वत, ठीक है ना। गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, आबू। फिर को से यहां से लेनी है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, और धौन से धोनिया, धौन से धोनिया। क्लियर? फिर जय से जयगढ़, जय से जयगढ़। आर आई से लेना आपको ऋषिकेश, क्या? ऋषिकेश। के से लेना है कमलनाथ, कमलनाथ। इस पहले वाले एस से लेना है आपको सज्जनगढ़, सज्जनगढ़। और ये एस ए है, इससे लेना है सायरा। और ये लाल है, इससे लेना है हाँ भाई, लाल है, इससे लेना है आपको लीलागढ़। और लास्ट में क्या बचा? नाग, नाग से लेना है नागपानी, क्या? नागपानी। तो ये चोटियां हैं ये। अब कैसे लिखोगे इनको? एक बार वापस देखो। गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, आबू, कुंभलगढ़, धोनिया, जयगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ, सज्जनगढ़, सायरा, लीलागढ़, नागपन्नी। ये क्रम है। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा को धोने मत दो, जय रिक्शा लाल नाग, जय रिक्शा लाल नाग। दो चार बार ऐसे करोगे तो ये याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कैसे इनको एक बार अपन याद करते हैं, एक एक लिखते हैं अपन। जैसे सबसे पहले एक नंबर पे हमने क्या लिखा इधर? गुरु। तो सबसे जो ऊंची चोटी है वो आपकी है गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। यहां एक नंबर पे क्या है? गुरु शिखर, गुरु शिखर। देखो गुरु शिखर पड़ती है सिरोही के अंदर। कहां पड़ती है? सिरोही में पड़ती है। और इसकी ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। फुट में है ये 5650 फुट। एक बार ये प्रश्न भी पूछ लिया था अगले ने, फुट में पूछ लिया था, ठीक है ना। इसमें एक बात तो याद ये रखनी है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है ये, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है ये। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ये राजस्थान की सबसे ऊंची है, तो नॉर्मल सी बात है दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो गई ये, ठीक है ना। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। फुट में 5650 फुट, ठीक है ना। कर्नल जेम्स टोड ने इसके लिए एक क्या नाम दिया था, है ना? तो कर्नल जेम्स टोड ने इससे संतों का शिखर कहा। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, संतों का शिखर कहा, है ना। क्योंकि ये एकदम एकांत, इसकी एकांतता को देखते हुए, ठीक है ना, एकदम ऊपर, है ना। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? संतों का शिखर। और संत कहाँ जाते हैं? बिल्कुल एकांतवास में जाते हैं वो। तो इसकी एकांतता को देखते हुए कर्नल जेम्स टोड ने इसको क्या कहा था? संतों का शिखर कहा था। तो ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 1722 मीटर। फुट में कितनी होगी? 56। अब देखो 2 नंबर पे चोटी है वो कौन सी है? शेर है, ठीक है ना। अब इस ट्रिक से अपन तक चलते जाएंगे। 2 नंबर पे क्या है? शेर है। शेर भी ध्यान रखना सिरोही के अंदर है। कहाँ है? सिरोही में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1597 मीटर, 1597 मीटर। फिर क्या देखा? देलवाड़ा। अगले हमने क्या देखा? देलवाड़ा। देलवाड़ा भी ध्यान रखना सिरोही के अंदर है। कहाँ है? सिरोही के अंदर है। और इसकी ऊंचाई है
1441 मीटर। अब ये 3 चोटियां हैं, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, ये तीनों आपकी चोटियां कहां पर है? ये तीनों सिरोही के अंदर है। ये तीनों कहां है? सिरोही में। अब आती है अगली चोटी उदयपुर के अंदर, जरगा। कौन सी? जरगा। जरगा, और ये उदयपुर के अंदर है। और एक बार यही प्रश्न पूछ लिया था कि उदयपुर संभाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा ना, क्योंकि ऊपर वाली 3 जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो तो सिरोही के अंदर है। और सिरोही मैंने आपको कल ही बताया था कि सिरोही में थोड़ी सी गड़बड़ होती है। सिरोही आपके जोधपुर संभाग में, इसलिए वो तीनों चोटियां आपके जोधपुर संभाग में है। क्लियर यहां तक बात? तो इसकी जो ऊंचाई है वो आपके है 1431 मीटर। ऊपर वाली 1442 मीटर है, ये 1442 मीटर है, ये 1431 मीटर है। फिर वापिस इधर देखो क्या लिखा मैंने, गुरु शिखर, शेर, गुरु से देलवाड़ा, ये 3 चोटियां आपके सिरोही में हो गई। फिर जरा, जरगा, जरगा कहां हो गई? जरगा उदयपुर में। अब ये अचलगढ़ और आबू, आसाम में 2 हैं, अचलगढ़ और आबू, ये दोनों चोटियां वापिस कहां पर है? ये आपके वापिस है सिरोही के अंदर है। तो अगली जो चोटी है वो आपकी कौन सी हो गई? अचलगढ़ हो गई। अचलगढ़ हो गई। अचलगढ़ कहाँ है? तो सिरोही में। सिरोही में। और एक मैंने क्या बताया आपको? आबू पर्वत, है ना, आबू पर्वत। और आबू पर्वत कहाँ है? ये भी सिरोही के अंदर है। इनकी यदि आप ऊंचाई देखोगे तो इसकी ऊंचाई 1380 मीटर है और इसकी ऊंचाई है अपने 1225 मीटर, है ना। तो ये थोड़ी सी आप याद रखोगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना। वापिस देखो आप, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, ये तीनों सिरोही के अंदर हो गई। फिर जरगा उदयपुर में, अचलगढ़ और आबू ये दोनों वापस कहां हो गई? सिरोही के अंदर हो गई। फिर कुंभलगढ़ आती है जो कि राजसमंद में है, ठीक है ना, कुंभलगढ़। ये इसकी ऊंचाई याद रख लेना, इसकी कितनी है? 1722 है। उसके बाद आप आगे चलोगे तो ये 1597 हो गई, 1442 हो गई, 1431 हो गई, 1380 हो गई, 1295 हो गई। अच्छा 1295, 1225 लिख दिया, 1295। और उसके बाद आगे चलोगे तो आगे हमने क्या लिखा है यहाँ पे? कैसे, कोसे, कुंभलगढ़। तो आगे चोटी आएगी वो कौन सी हो गई आपकी? वो हो गई आपकी कुंभलगढ़। कौन सी हो गई? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ कहाँ है? तो ये आपके राजसमंद में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1224 मीटर है। अब यदि ऊंचाई भी सबकी आप याद नहीं करोगे तो क्रम तो कम से कम याद कर लेना। हो सकता है कि इनकी ऊंचाई आपकी याद ना रहे, लेकिन क्रम इसका लगातार याद कर लेना स्ट्रिक से। गुरु से दिल, ठीक है ना, तो गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरा, जरगा। आसा में 2 हैं, अचलगढ़ और आबू, अचलगढ़ और आबू, है ना। आसा, आसा, को से कुंभलगढ़, को से कुंभलगढ़। अब धोने मत दो, तो धोने से धोनिया, क्या हो गया? धोनिया। धोनिया, आगे वाली चोटी कौन सी हो गई आपकी? धोनिया। और धोनिया कहाँ है? तो ये उदयपुर के अंदर है। कहाँ है? उदयपुर में है। और इसकी ऊंचाई है 1183 मीटर, 1183 मीटर। तो ये देखो 8 चोटियां ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद कर ली। और प्रश्न पूछते हैं ये, आप सोचोगे कि नीचे वाले, बिल्कुल नीचे वाले पूछते हैं, और उसका कारण बताऊंगा कि नीचे वाले प्रश्न क्यों पूछते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो क्या करते हैं, उत्तरी अरावली की, मध्य अरावली की चोटियां ना, यदि उनके साथ कंबाइंड में ग्रुप बनाते हैं तो फिर नीचे वाले पूछेंगे, क्योंकि वो चोटी तो बहुत नीचे रह गई, उनकी हाइट तो कम रह गई। जबकि यदि यहाँ से ग्रुप बनाएंगे तो यहाँ से वो कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम यहाँ ऊपर से बनता है। लेकिन यदि 4 चोटियों का एक समूह ऑप्शन के अंदर बना के देगा, उसमें उत्तरी अरावली की और मध्य अरावली की भी यदि चोटी शामिल करे आगे वाला, तो फिर वो नीचे वाली चोटी देगा यहाँ से वो। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो ये धोनिया हो गया। अब देखो ये क्या है? जय रिक्शा लाल नाग। ये जय से जयगढ़ है, आर आई से ऋषिकेश है, के से कमलनाथ है, एस से सज्जनगढ़ है, एस से सायरा, और फिर लीलागढ़ और है नागपानी। तो आगे चोटी अपनी कौन सी है? तो आगे जयगढ़, सॉरी जयगढ़ नहीं, जयराज है। एक मिनट भाई, रुको 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 रुको, जयगढ़ तो जयपुर में है ना, जयराज, जयराज भाई, है ना। ये थोड़ा सा याद रखना, जयराज, जयगढ़ याद रह गए हमें, जयराज, जयराज, ठीक है ना। तो आगे जो चोटी है वो कौन सी है आपकी? 9 नंबर पे चोटी कौन सी है? जयराज है, जयराज। और जयराज कहाँ है? तो सिरोही में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1090 मीटर है, 1090 मीटर है। अब देखो उसके बाद में क्या है? रिक्शा में चोटियां, आर आई का मतलब क्या है? ऋषिकेश है, क्या है? ऋषिकेश है, ऋषिकेश। तो आगे चोटी कौन सी हो गई आपकी? ऋषिकेश, है ना। इस ट्रिक से आप 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। ऋषिकेश, ये भी कहाँ है?
ये भी आपकी सिरोही के अंदर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1017 मीटर है। अब याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई खास बात है नहीं। अब उसके बाद कमलनाथ आ गई। कमलनाथ, उसके बाद में कौन सी हो गई आपकी? कमलनाथ। कमलनाथ ध्यान रखना उदयपुर में है ये। कमलनाथ चोटी कहां पर है? तो ये आपकी उदयपुर में है ना। 1001 मीटर, पूरी 1000 से 1 मीटर ज्यादा है ना कमलनाथ। उसके बाद में कौन सी हो गई? एस ए। दो है एस पे, एक सज्जनगढ़ है और एक एस ए लिया तो वो सायरा है ना। तो सज्जनगढ़। आगे वाली कौन सी है? तो सज्जनगढ़ है ना। सज्जनगढ़ भी कहां पर है? तो यह भी आपकी उदयपुर में। इसकी ऊंचाई है 938 मीटर। कितनी? 900। उसके बाद में है सायरा। सायरा, सायरा। और ये भी कहां पर है? ये भी आपकी उदयपुर में। इसकी ऊंचाई पूरी 900 मीटर है। ठीक है ना। फिर आगे वाली और याद रख लेना, लिखना चाहो तो। एक लीलागढ़ हो गई, लीलागढ़ हो गई, ये भी उदयपुर के अंदर है। और एक आपकी होगी नागपानी। क्या? नागपानी। नागपानी भी कहां पर है? तो ये भी आपकी उदयपुर में है ना। और लीलागढ़ है, इसकी ऊंचाई 874 मीटर है और लीलागढ़ की 867 मीटर है। ये लो, कितनी 15 चोटी याद कर ली अपन ने। बताओ। आगे वाला ये भी तो पूछ सकता है ना, इनके जिले पूछ ले। ऊंचाई तो ना पूछे भाई, जिला तो पूछ ले कि नहीं पूछ ले? पूछ सकता है ना। देखो वापिस एक बार चलो, ये है, इसको एक बार ढंग से देखो आप। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा को धोने मत दो, जय रिक्शा लाल नाग, जय रिक्शा लाल नाग। गुरु, ये क्रम है इसका। गुरु शिखर, से शेर, दिल से देलवाड़ा, जरा से जरगा, आशा में अचलगढ़ और आबू दोनों है। दो ए है ना, एक एर आ। फिर को से कुंभलगढ़, धोने से धोनिया, जय से जयराज, आर आई से ऋषिकेश, इस के से कमलनाथ, पहले एस से सज्जनगढ़, एस ए से सायरा, लाल से लीलागढ़ और नाग से नागपानी। नाग से नागपानी। बताओ याद रह जाएंगी ये चीजें? याद रह जाएंगी क्या? यही हमने देखा है। इनके जिले हमने देखे, थोड़े से जिले देखे हमने। इसका स्क्रीनशॉट लो आप, स्क्रीनशॉट लो आप, पीछे वाले का भी लो, स्ट्रिक का भी लो, उतार लेना बाद में, स्ट्रिक का भी लो आप। ठीक है ना। अब उसके बाद देखो, अब बात करते हैं अपन इसके क्या? पठार की, है ना। यहां आपको कुछ पठार मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पठार मिलेंगे। और वो पठार कौन कौन से, वो अपन देख लेते हैं। ठीक है ना। इसके अंदर देखिए पठार है, सबसे पहले है पठार, सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका है उड़िया का पठार। क्या? उड़िया का पठार। और उड़िया का पठार कहां पर है? तो ये सिरोही के अंदर है। ये कहाँ है? सिरोही। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, ऊंचा पठार। और ऊंचाई कितनी है? तो 1360 मीटर। देखो, एक तो पर्वत चोटी है, दो चीजें है ना। हम पहले क्या पढ़ रहे हैं? अभी पर्वत चोटी। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ी थी? पर्वत चोटियां पढ़ी थी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पठार। पठार और पर्वत चोटी में अंतर क्या होता है? जैसे ये तो पर्वत चोटी है, ठीक है ना। ये फिर एक चोटी, ये एक चोटी, ये पर्वत चोटी, ये चोटी, फिर ये, इनको मिला के पर्वत श्रृंखला बन गई। पठार क्या होता है? लगभग ऊपर से समतल होता है, ऊपर से लगभग समतल होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जो 15 चोटियां देखी थी, उन चोटियों का क्रम याद कर लेना। और उसके बाद में इस दक्षिणी पश्चिमी जो भी आपकी अरावली पर्वतमाला है, इसके पठार पढ़ेंगे अपन। तो एक पठार कौन सा? उड़िया का पठार। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर है। उसके बाद में अगला जो पठार आता है उसका नाम है बोराट का पठार। क्या? बोराट का पठार। और बहुत इंपॉर्टेंट है बोराट का पठार। बोराट का पठार, बोराट का पठार है, ये लंबा इसका विस्तार है, फैला हुआ है। ये फैला हुआ आपके कुंभलगढ़ से लेकर है, कुंभलगढ़ से लेकर, और कुंभलगढ़ कहाँ पड़ता है? तो राजसमंद में पड़ता है ना। कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा तक है। ये कहाँ तक है? गोगुंदा तक। और गोगुंदा कहाँ पड़ता है? तो उदयपुर में पड़ता है ना। यहाँ तक इसका विस्तार है ये, है ना। तो बोराट के पठार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा तक। कुंभलगढ़ कहाँ पड़ता है? तो राजसमंद में। और गोगुंदा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। ठीक है ना। और इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है वो आपके है 1200 मीटर। कितनी? 1200 मीटर। इसमें एक बात ये याद रखनी है कि राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है ये। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार, दूसरा सबसे
ऊंचा पठार कौन सा है, तो वो आपका बोराट का पठार है। और बोराट के पठार का विस्तार क्या है, तो आपके कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक है, कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक है। बात क्लियर होगी। उसके बाद में है आबू का पठार, आबू का पठार 3 नंबर पे क्या है, आबू का पठार। एक तो आबू पर्वत देखा हमने, एक आबू का पठार। आबू का पठार तो ये तो नाम से दिख रहा है भाई, आप माउंट आबू कहाँ है, तो सिरोही में ना, तो ये सिरोही हो गया, सिरोही हो गया। इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 1200 मीटर है, 1200 मीटर है। अच्छा ऊपर भी 1200 लिख दी, ऊपर ये 1200 नहीं 1225 है, ये 1225 मीटर सॉरी, ठीक है ना। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो उड़िया का पठार है। कौन सा है, उड़िया का पठार है। कहाँ पे, सिरोही में। ऊंचाई कितनी है, 1360 मीटर, 1360 मीटर। जबकि बोराट का पठार है, ये 2 स्थानों के बीच में, कुंभलगढ़ और गोगुंदा। कुंभलगढ़ राजसमंद में पड़ता है, गोगुंदा उदयपुर में पड़ता है। तो कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा तक इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है ना, करेक्ट कर लेना इसको, 1225 मीटर। और ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, ये प्रश्न भी आया हुआ है बार बार। आबू का पठार ये नाम से दिख रहा है, सिरोही में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1200 मीटर है। कितनी है, 1200 मीटर। उसके बाद में देखो एक पठार है, उसका नाम है आपके क्या, ये मेसा का पठार है ना, मेसा का पठार, मेसा का पठार। मेसा का पठार है, ये चित्तौड़गढ़ में है। ये कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है ये, है ना। और इसकी ऊंचाई है 620 मीटर। ऊंचाई कितनी है इसकी, 620 मीटर। इसमें एक चीज याद रख लेना कि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो इस मेसा के पठार पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित, चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, तो ये मेसा के पठार पर। तो इसका मतलब मेसा का पठार कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ में। आबू का पठार है सिरोही में, और बोराट का पठार कुंभलगढ़ और अपने गोगुंदा के बीच में, और उड़िया का पठार आपके सिरोही जिले के अंदर। फिर है लसाड़िया का पठार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लसाड़िया का पठार है ना, लसाड़िया का पठार। और लसाड़िया का पठार है ये उदयपुर में है। ये कहाँ है, उदयपुर में है ये। और ये बार बार पूछा गया है, ये जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है ये, और कटापटा पठार है। तो जयसमंद झील के, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है, पूर्व में स्थित है विच्छेदित पठार, विच्छेदित पठार, विच्छेदित पठार मतलब कटापटा पठार है ये, ठीक है ना। ये प्रश्न आया है, कई बार आया है ये लसाड़िया का पठार वाला प्रश्न, कई बार आया है ये। क्लियर मेरी बात यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत है। उसके बाद में देखो एक पठार है जिसका नाम है अपने ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल का पठार। देखो ऊपरमाल का पठार है ना, ये एक चीज याद रखना, आगे ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पढ़ेंगे ना अपन, उसका हिस्सा है ये। लेकिन अपन यही इसको साथ ही निपटा देते हैं एक बार। ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल का पठार है वो किस किस के बीच में, तो ये आपके भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ कहाँ पड़ता है भाई, तो ये चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच है ये। और बिजोलिया कहाँ पड़ता है, तो ये भीलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में। इनके बीच स्थित पठार कौन सा आपका, तो वो पठार कौन सा हो गया, ऊपरमाल का पठार। देखो बोराट का पठार, ऊपरमाल का पठार दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़े लंबे फैले हुए पठार हैं। ये बोराट का पठार है वो तो आपके कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक है, जबकि ऊपरमाल का पठार है वो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच फैला हुआ है। इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बोराट का पठार भी इंपॉर्टेंट है और आपके ये ऊपरमाल का पठार भी इंपॉर्टेंट है। एक भोमट का पठार है, कौन सा है ना, भोमट, भोमट का पठार। ये भोमट क्षेत्र में है ये, और है कहाँ पे ये, तो उदयपुर के, उदयपुर के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में स्थित, दक्षिण पूर्व में स्थित, या आप कहो तो उदयपुर में स्थित है ये। तो ये कुछ पठार हो गए, है ना। पहले चोटियां हमने पढ़ी, गुरु से दिल लगाकर, गुरु सीकर शेर देलवाड़ा, याद हुई कि नहीं हुई, एक बार चलो शुरू से रिवीजन करते हैं, सारा शुरू से करते हैं, है ना, क्योंकि हमने बहुत सारा पढ़ लिया यहाँ पे। ये देखो मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश हमने शुरू किया। एक तो ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है, अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में है आज के टाइम ये। इसकी तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है, और ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। उसके बाद ये मैंने यहाँ विस्तार बता दिया आपको, इधर ये सिरोही रहा, ये उदयपुर रहा, ये राजसमंद रहा, ये इधर आधा ब्यावर इधर मरुस्थल में चला गया, आधा ब्यावर यानी पूर्वी ब्यावर यहाँ रह गया, अजमेर आ गया,
जयपुर का हिस्सा आ गया, सीकर झुंझुनू का कुछ पार्ट आ गया, इधर आपके ये कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर ये आ गया, थोड़ा बहुत पार्ट इधर चला गया, ठीक है ना। तो ये चीजें याद रखनी है आपको, क्लियर। उसके बाद में हमने देखा था इसका विस्तार, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। लंबाई टोटल 692 किलोमीटर, राजस्थान में 550 किलोमीटर। पूरा विस्तार पालनपुर से लेकर रायसीना की पहाड़ी तक, राजस्थान में विस्तार खेड़ बर्मा से लेकर खेतड़ी तक। इसको फिर हमने, अच्छा जिलों के अंदर मैंने आपको बात बता दी कि राजस्थान में इसका विस्तार है वो किन किन जिलों के अंदर है, ये हमने यहाँ पे जिक्र कर लिया। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि दक्षिण पश्चिम की ओर यानी सिरोही वाला जो क्षेत्र है उधर तो क्या है, इसकी चौड़ाई भी ज्यादा है और इसकी ऊंचाई भी ज्यादा है, और जैसे जैसे आप उत्तर की ओर जाओगे या उत्तर पूर्व की ओर जाओगे तो वैसे वैसे इसकी चौड़ाई भी कम होती जाएगी और इसकी ऊंचाई भी कम होती जाएगी। क्लियर यहाँ तक बात, ये बातें इधर हमने ये लिखी है। एक ये क्या है, जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करती है। अच्छा वो बात आगे है, पहले और ये बात करो। एक हमने ये देखा था कि इसका जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के क्षेत्रफल का 9% है, और यहाँ जो जनसंख्या निवास करती है वो राजस्थान की कुल 10% जनसंख्या निवास करती है। फिर हमने इसका विस्तार ये देखा था, एक अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। कि अक्षांशीय विस्तार है वो आपका 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और इसका देशांतरीय विस्तार है वो 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, ठीक है ना। ये राजस्थान का ये जो है अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार वो तो मैंने पूछने के लिए आपको लिखा था यहाँ पे। फिर बाद में एक बात मैंने आपको ये बताई थी कि ये जल विभाजक और जलवायु विभाजक इन दोनों के रूप में कार्य करता है। कैसे करता है वो मैंने बता दिया आपको। ये थोड़ी सी बात वही, क्योंकि इसका पानी है इसके पूर्व की ओर जो नदियां स्थित हैं वो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, पश्चिम की ओर जो पहाड़ियां सॉरी नदियां हैं वो अपना पानी अरब सागर में ले जाती है। फिर हमने ये देखा था कि इसको 3 भागों में डिवाइड किया है ना। ये दक्षिणी अरावली या दक्षिणी पश्चिमी अरावली, फिर मध्य अरावली, और उसके बाद में उत्तरी या उत्तरी पूर्वी अरावली। फिर हमने दक्षिणी अरावली को शुरू किया था। दक्षिणी अरावली खेड़ बर्मा से लेकर देवगढ़, देवगढ़ से सांबर तक मध्य अरावली, सांबर से खेजड़ी तक है उत्तरी अरावली, ठीक है ना। उसके बाद में इसका विस्तार देखा था। मुख्य जो विस्तार है वो इन जिलों में है, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। उसके बाद में ये चोटी देखी थी कि गुरु से दिल लगाकर जरा आशा को धोने मत दो, यानी गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, इससे 2 अचलगढ़ और आबू, और कुंभलगढ़, धोनिया, जयराज, ऋषिकेश, कमलनाथ, सज्जनगढ़, ऐसे ऐसे सायरा, लाल से लीलागढ़ और नागपानी। ये याद करनी हो तो गुरु शिखर तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर। फिर शेर हो गई और देलवाड़ा, तो गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा ये तीनों कहां पर है, ये तीनों सिरोही पे। फिर जरगा कहां पर है, उदयपुर में। अचलगढ़ और आबू वापिस सिरोही के अंदर। कुंभलगढ़ राजसमंद में, धोनिया सिरोही में, जयराज सिरोही में, ऋषिकेश सिरोही में, कमलनाथ उदयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, सायरा उदयपुर, लीलागढ़ उदयपुर, नागपानी उदयपुर। ये तो पढ़ा है, यही तो पढ़ा है अपन ने, यही चीजें पढ़ी है सारी की सारी, ठीक है ना। आगे जाओ, आगे जाओ। अब उसके बाद देखो उड़िया का, हमने पठार देखे तो पठार में क्या है, उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया का पठार। ऊंचाई कितनी, 1360 मीटर। बोराट का पठार कहां से कहां तक, कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक। ऊंचाई कितनी, 1225 मीटर। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। आबू का पठार सिरोही में, ऊंचाई 1200 मीटर। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो इस मेसा के पठार पे है, 620 मीटर। लसाड़िया का पठार उदयपुर में, जो जयसमंद झील है, जयसमंद झील के पूर्व की साइड में जो कटापटा पठार है वो लसाड़िया का पठार कहलाता है। ऊपरमाल का पठार है तो वो भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच स्थित है। भोमट का पठार है ये उदयपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित पठार है। तो ये इसके पठार हो गए। फिर इसके बाद में यहाँ पर कुछ है स्थानीय पहाड़ियां। क्या है, स्थानीय पहाड़ियां, स्थानीय पहाड़ियां, है ना। मतलब यहाँ पे कुछ पहाड़ियां हैं जिनके लोकल नाम है ना। उसके अंदर एक मगरा है। सबसे पहले क्या है, मगरा। मगरा, मगरा क्या है, मगरा क्या है। सबसे पहले अपना सॉरी भाकर लेते हैं, पर सबसे पहले एक नंबर रुको, भाकर लेते हैं। भाकर क्या है, तो ये सिरोही में स्थित पहाड़ियां हैं। ये सिरोही के पूर्व की साइड में एकदम ऐसे मतलब ढाल है, तेज ढाल है, उबड़ खाबड़ पहाड़ी है। उनको स्थानीय भाषा में क्या कहता है, भाकर कहा जाता है। यानी ये सीधा सीधा ही प्रश्न पूछते हैं। ये है तो ये किस जिले में, सिरोही में। यानी सिरोही के पूर्व में, सिरोही के पूर्व में तीव्र ढाल वाली, तीव्र ढाल वाली व उबड़ खाबड़, व उबड़ खाबड़ पहाड़ियां,
पहाड़ियां, इनको यहाँ स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो इनको भाकर कहा जाता है। यानी सिरोही के पूर्वी साइड में है ये, एकदम तेज ढाल है, उबड़ खाबड़ है, इनको अपन क्या कहते हैं, भाकर कहते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पे ले लो आप क्या, मगरा। मगरा, मगरा ये उदयपुर में है, और उदयपुर के भी किस हिस्से में, उत्तर पश्चिम में, है ना। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ी क्षेत्र, उत्तर पश्चिम में स्थित है पहाड़ियां, पहाड़ियां, उनको क्या कहा जाता है, मगरा कहा जाता है। एक है गिरवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिरवा। गिरवा भी क्या है, पहाड़ियां है, और ये क्या है, ये भी उदयपुर जिले में, उदयपुर में स्थित है। उदयपुर के चारों ओर, उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियां, आकृति कैसी है, तस्तरी नुमा, तस्तरी नुमा पहाड़ियां, इनको क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं गिरवा। क्या कहते हैं, गिरवा। क्या कहते हैं, गिरवा। तो बाकर, मगरा, गिरवा। फिर है जरगा व रागा, क्या, जरगा व रागा, जरगा व रागा, जरगा व रागा। ये भी उदयपुर के अंदर है, लेकिन उदयपुर के किस साइड में, पश्चिमी साइड में, उदयपुर के पश्चिम में स्थित पहाड़ियां, पश्चिम में स्थित पहाड़ियां जिनका उत्तरी भाग, जिनका उत्तरी भाग जरगा व दक्षिणी भाग, वह दक्षिणी भाग रागा कहलाता है, रागा कहलाता है। ठीक है ना, तो ये भी उदयपुर में हो गई, ये भी उदयपुर में, ये उदयपुर में, बाकर कहां पे, तो सिरोही में। उसके बाद में एक शब्द देसरो, देसहरो। देसहरो क्या है, जरगा व रागा के बीच का क्षेत्र है, जो सदा हरा भरा रहता है, सदा हरा भरा रहता है। समझ गए, देखो इधर वापिस, बाकर तो क्या है, सिरोही में, सिरोही के पूर्व में है, एकदम तेज ढाल वाली और उबड़ खाबड़ पहाड़ियां, उनको तो हम कहते हैं बाकर। मगरा क्या है, मगरा भी पहाड़ियां ही हैं, लेकिन ये उदयपुर जिले में, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित जो पहाड़ियां, उनको मगरा कहते हैं। गिरवा क्या है, उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं, उनको अपने गिरवा कहते हैं। जरगा व रागा क्या है, ये उदयपुर के पश्चिम में पहाड़ियां हैं, जिनका उत्तरी भाग तो क्या कहलाता है, जरगा, और दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, रागा कहलाता है। और इन जरगा और रागा के बीच का जो क्षेत्र है, जो हमेशा हरा भरा रहता है, वो कहलाता है देसरो। क्या कहलाता है, देसरो। और इसी में एक और ऐड कर लो यहीं पर ही, है ना, मेवल। क्या, मेवल, मेवल। और मेवल क्या है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के बीच, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के बीच पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, ये क्या कहलाता है, मेवल, क्योंकि मेव जनजाति निवास करती है। एक शब्द आता है आडा वाला, ये लिख देता हूं इसी में, आडा वाला पर्वत। ये प्रश्न 2-3 बार आ गया। ये आडा वाला पर्वत क्या है, आडा वाला पर्वत क्या है, बूंदी में विस्तृत या फैली हुई अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों को, अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों को आडा वाला कहा जाता है, आडा वाला कहा जाता है। ये चीजें आप 2-4 याद रखोगे, ठीक है ना। ये कुछ स्थानीय पहाड़ियां हैं, बाकर हो गया, बाकर का मतलब समझ गए ना, मतलब है ये पहाड़ियां हैं, इनके नाम है बस, कि सिरोही में जो एकदम तेज ढाल वाली हैं, पूर्व की साइड में उबड़ खाबड़ पहाड़ियां, वो बाकर कहलाती हैं। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में, मतलब उदयपुर जो शहर है उसके उत्तर पश्चिम में आप जाओगे, तो उधर उसके उत्तर पश्चिम में स्थित जो पहाड़ियां, उनको मगरा कहते हैं। उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा आकृति में जो पहाड़ियां हैं, वो आपकी गिरवा कहलाती है। उदयपुर के पश्चिम में स्थित पहाड़ियां हैं, जिनका उत्तरी भाग तो जरगा और दक्षिणी भाग रागा कहलाता है, और इनके बीच का क्षेत्र जो हमेशा हरा भरा रहता है, जरगा और रागा के, वो देसरो कहलाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का पहाड़ी क्षेत्र मेवल कहलाता है,
और आडा वाला पर्वत क्या है, तो बूंदी में जो मतलब अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियां हैं, है ना, कुछ उनको आडा वाला के नाम से जाना जाता है, आडा वाला के नाम से जाना जाता है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यहाँ तक बात क्लियर है। अब अपन दक्षिणी अरावली की बात कर लेते हैं, दर्रे की, है ना, दर्रे की, दर्रे। अब अपन सिर्फ बात किसकी कर रहे हैं, हम यहाँ पे ध्यान रखना, हम कौन सी अरावली की बात कर रहे हैं यहाँ पे, दक्षिणी अरावली की। हम कौन सी अरावली की बात कर रहे हैं, दक्षिणी अरावली की। इस दक्षिणी अरावली में क्या क्या देख लिया हमने, इसके अंदर हमने पर्वत चोटियां देख ली, क्या, पर्वत चोटियां देख ली, ठीक। और क्या देखा हमने, यहाँ इसके पठार देख लिए। और क्या देखा, यहाँ हमने इनकी स्थानीय पहाड़ियां देख ली। अब हम क्या देख रहे हैं, इसके दर्रे देख रहे हैं। ये अब जो बात कर रहे हैं वो हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, दक्षिणी अरावली की। और दक्षिणी अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है, तो खेड़ा बर्मा से लेकर आपके देवगढ़ तक है। बात क्लियर होगी। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं दर्रों की। बस दर्रे का मतलब क्या होता है, दर्रे का मतलब ये होता है जैसे ये कोई मान लीजिए कि एक पर्वत श्रेणी है, ये इस तरह से, ठीक है ना, पर्वत श्रेणी है ये। अब मान लो कि यहां से अपने को इसके इस साइड से उस साइड जाना है, ठीक है ना, तो इसका रास्ता ये है कि भाई या तो आप क्या करो, इसके ऊपर चढ़ो, चढ़ के वापिस उतरो, ठीक है ना। लेकिन यदि इसके बीच में से काट के अपन को रास्ता बना दे, इस तरह से बीच में से काट दे और काट के यहाँ बीच में से कोई रास्ता बना दे, उसको बोलते हैं दर्रा, ठीक है ना। तो दर्रा किसे कहते हैं, दर्रा किसे कहते हैं, यानी पहाड़ियों को काटकर बनाया गया तंग रास्ता क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है। चलो मैं लिख ही देता हूं, पहाड़ियों को काटकर, पहाड़ियों को काटकर बनाया गया तंग रास्ता, तंग रास्ता क्या कहलाएगा, दर्रा कहलाएगा। और एक चीज याद रखना, राजस्थान में इन्हें कहते हैं नाल, राजस्थान में दर्रों को नाल कहा जाता है, नाल कहा जाता है। तो नाल कुछ नहीं है, नाल कहा जाता है। नाल क्या है, नाल इन दर्रों को ही कहते हैं राजस्थान में। और दर्रे क्या हो गए, तो दर्रे आपके इन पहाड़ों को काटकर जो बनाए गए रास्ते हैं वो क्या कहलाते हैं, दर्रे। और अपन कौन से दर्रों की बात कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पर अपन दक्षिणी अरावली के दर्रों की बात कर रहे हैं। तो उनमें देखो कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं। एक दर्रा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका है झीलवा की नाल या पगल्या की नाल, झीलवा की नाल, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, पगल्या की नाल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, झीलवा की नाल या पगल्या की नाल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, झीलवा की नाल या पगल्या की नाल, ये दोनों एक ही है ये। और ये है कहां पे, तो ये आपके राजसमंद में है, ये राजसमंद में। झीलवा की नाल या पगल्या की नाल कहां है, राजसमंद में। इसमें एक लाइन तो याद ये रखनी है कि ये मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ती है ना। भाई दर्रा है इसका मतलब रास्ता है, रास्ता तो दोस्त जो जोड़ेगा, तो मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है कौन है, ये आपके झीलवा की नाल या पगल्या की नाल। दूसरी है सोमेश्वर नाल, कौन सी, सोमेश्वर नाल। और सोमेश्वर नाल है ये आपके पाली के अंदर है, पाली के अंदर है। फिर अभी अपन सिर्फ दक्षिणी अरावली की बात कर रहे हैं, दक्षिणी अरावली के दर्रों की बात कर रहे हैं हम, बाकी दर्रों की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। हमने शुरू में आपको बता दिया कि ये डिवाइड करके पढ़ा जा रहा है यहाँ पे। सिर्फ अभी अपन इस दक्षिणी अरावली की बात कर रहे हैं, इसकी हमने चोटियां देखी, इसके पठार देखी, इसकी स्थानीय पहाड़े देखी, इसके हम क्या देख रहे हैं, इसके हम दर्रे देख रहे हैं, इसके हम क्या देख रहे हैं, दर्रे देख रहे हैं। तो अगला कहाँ गया, ये रहा सोमेश्वर नाल। तो आगे क्या है, आगे एक तो है देसूरी नाल, देखो एक साथ याद करो, दे वाले एक साथ याद कर लेना। एक देसूरी नाल है और एक आपकी है दिवेर नाल, दिवेर की नाल, है ना, दिवेर की नाल। देसूरी नाल तो पाली में है और दिवेर नाल है वो आपके कहां पर है, वो आपके राजसमंद में है। दिवेर का युद्ध आपने सुना होगा, इतिहास में आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा जो और है वो कौन से हैं, इसके बाद में देखो ये दो एक साथ याद करोगे आप, हाथी गूड़ा नाल और हाथी नाल, हाथी नाल, ये दोनों आप एक साथ याद करोगे। हाथी गूड़ा नाल और हाथी नाल ये दोनों एक साथ, हाथी हाथी वाली दोनों, देखो दे वाले दोनों एक साथ याद करी, देसूरी और दिवेर, ये हाथी गुड़ा और हाथी नाल। हाथी गुड़ा नाल है ये राजसमंद में है, ये कहाँ है, राजसमंद में। जबकि हाथी नाल है ये आपके उदयपुर में है, ये उदयपुर में। ऐसे याद करोगे तो याद होंगी ये चीजें।
ठीक है ना, दय वाली एक साथ याद करोगे और उसके बाद में हाथी वाली आप एक साथ याद करोगे। ठीक है ना, आगे देखो फिर उसके बाद में देखो उदयपुर में 3 नाल एक साथ याद कर लेना आप। कौन सी? फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल ये उदयपुर में है। फिर बाद में केवड़ा की नाल, कौन सी? केवड़ा की नाल, ये भी कहाँ है? ये भी उदयपुर में। उसके बाद में चीरवा की नाल, कौन सी? चीरवा की नाल, ये भी आपकी कहाँ है? उदयपुर में, उदयपुर में। उसके बाद में दो आपके राजसमंद में है, कमली घाट और गोरम घाट, है ना। कमली घाट, कमली घाट राजसमंद, राजसमंद, और एक आपके है गोरम घाट। क्या? गोरम घाट, ये भी कहाँ है? राजसमंद में। तो ऐसे करके ये कुछ आपके दर्रे हैं। झीलवा की नाल या पगल्या की नाल, ये तो आपके कहाँ पर है? पाली के अंदर है, मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ती है। सोमेश्वर नाल पाली, देसुरी नाल पाली, दिवेर की नाल राजसमंद, हाथीगुड़ा नाल राजसमंद, हाथी नाल उदयपुर। फिर उदयपुर की ओर है फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, चीरवा की नाल, कमली घाट और गोरम घाट। ये दोनों घाट कहाँ पर है? तो दोनों घाट आपके राजसमंद में। तो यह आपके दक्षिणी अरावली की क्या हो गई? आपकी चोटियां, पठार, और यहाँ की स्थानीय पहाड़ियां और दर्रे हो गए और इनका विस्तार हो गया। अब आगे अपने आगे वाली क्लास के अंदर फिर बाद में मध्य अरावली, उत्तरी अरावली, बाकी के पार्ट है वो अपन आगे करेंगे। ओके, धन्यवाद।